पहले तिमाही का एक अपडेट दे दिया है और अच्छा परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है। जो नंबर्स कंपनी ने शेयर किए हैं वो ये है कि कुल डिपॉजिट्स में 22% की बढ़त देखने को मिल रही है। ग्रॉस लोन्स में भी करीब करीब 18% तक की वृद्धि और ये 25,000 करोड़ के पार निकलने के आसार हैं। हालांकि बैंक की कासा डिपॉजिट पर हल्का दबाव देखने को मिल सकता है। ये Q1 का अपडेट है। हमारे साथ बैंक के MD प्रलय मंडल जुड़ गए हैं। प्रलय जी, स्वागत है आपका। एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर की उम्मीद, स्पेशली डिपॉजिट और एडवांसेस क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं। क्या ये अक्रॉस सेगमेंट्स लोन ग्रोथ इंप्रूव हुई है? थैंक यू अर्शदा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। हाँ, हमारा जो ये डिपॉजिट का ग्रोथ हुआ है 22.5% के आसपास। कासा उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन डिपॉजिट में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है हमारा। और एसेट में जो है गोल्ड लोन अच्छा किया, एसएमई अच्छा किया, रिटेल भी ठीक ठाक जैसा हो रहा था ऐसे ही होगा। लेकिन होलसेल में हम लोग उतना ग्रोथ नहीं लिया इस बार, क्योंकि हमारा एक डीए पोर्टफोलियो था, हम लोग उसको ग्रो नहीं कर रहे हैं। और थोड़ा-सा हम लोग करेक्शन भी कर रहे हैं होलसेल में, क्योंकि हमारा जो नया मैनेजमेंट टीम आया है होलसेल में, काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, तो वो लोग नया सेगमेंट के ऊपर फोकस करेगा। इसके लिए हम लोग का जो पुराना जो पोर्टफोलियो है, उसको हम लोग रीबैलेंस कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग इस साल में उतना ग्रोथ नहीं होगा होलसेल में, लेकिन अगला साल में ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाला है होलसेल और ऑल सेगमेंट्स में। तो ब्रॉडली ये रिटेल, एसएमई और गोल्ड में ग्रोथ हुआ है और डिपॉजिट में अच्छा ग्रोथ हुआ है हमारा। आफ्टरनून ग्रोथ आपकी अच्छी रही है। पिछले क्वार्टर में जो आपकी एक प्रॉब्लम थी वो थी एसेट क्वालिटी की। क्या इस क्वार्टर में उसमें हम कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाया हमें? एसेट क्वालिटी देखिए, जो एक अकाउंट जो स्लिपेज हुआ था वो 2-3 क्वार्टर लगेगा ठीक करने में। अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड ब्रॉडली जो एसेट क्वालिटी हमारा जो मेंटेन रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारा रफली 0% के आसपास था क्रेडिट कॉस्ट। इस बार भी 0 to 10 बेसिस पॉइंट्स के बीच में ही रहेगा, वो काफी अच्छा नंबर है। तो ओवरऑल एसेट क्वालिटी को लेकर इतना प्रॉब्लम हमारा नहीं है बैंक में। बट एक क्वार्टर इधर उधर हो सकता है एक आध अकाउंट, बट ओवरऑल हम लोग ग्रॉस एनपीए बिलो 2, नेट एनपीए बिलो 1 और क्रेडिट कॉस्ट बिलो 20 बेसिस पॉइंट्स रखेंगे। शायद ब्रॉडली जो लास्ट ईयर का जो लेवल था उसी लेवल में हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। ओके। अच्छा प्रलय जी, यहाँ पर कासा आपका रिड्यूस हुआ है। एक तो ये फैक्टर, ये नेगेटिव हल्का सा फैक्टर है, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स जो हैं वो घटे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपके डिपॉजिट्स में ओवरऑल ग्रोथ है, इस बार आपने आपके जो डिपॉजिट रेट्स थे उसमें क्या रेंज रही है, और क्या ये दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज करेंगे एनआईएम्स को? लाइकली टू बी एनआईएम्स ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी? एनआईएम्स का जो है, मैं पहले भी बोला था, हम लोग 4 4.5 से 5% के बीच में रहेंगे। लास्ट ईयर वी एंडेड अबव 5%, तो 4.5 और 5% के बीच में एनआईएम जो है वो काफी स्टेबल एनआईएम रहेगा हमारा। और डिपॉजिट का ग्रोथ जो है, हाँ, कासा का ग्रोथ उतना नहीं हुआ है हमारा, क्योंकि हमारा कासा फ्रेंचाइज के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए और जो इकोसिस्टम चाहिए वो हम लोग अभी बिल्ड कर रहे हैं। आप देखिए, टेक्नोलॉजी, कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स, पैन इंडिया प्रेजेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम लोग का बिल्डिंग ब्लॉक्स में है। तो ये और 1-1.5 साल लगेगा बिल्ड करने में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कासा फ्रेंचाइज ग्रो कर रहा है, क्योंकि हम लोग टैक्टिकल कासा नहीं करते हैं। हम लोग पूरा, क्योंकि हमारा सा का जो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो 3% के नीचे है और करेंट अकाउंट तो 0 ही है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आवर कासा फ्रेंचाइज इज ग्रैन्युलर। हैविंग सेड दैट, हम लोग लॉन्ग टर्म में कासा फ्रेंचाइज के ऊपर फोकस करेंगे। एक बार हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा कोर सिस्टम अपग्रेडेशन और सराउंड सिस्टम जो हम लोग कर रहे हैं वो सब आ जाएगा, तो बट डिपॉजिट ग्रोथ सस्टेनेबल है। कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहा है थोड़ा सा, और एक दो क्वार्टर जो डिपॉजिट का जो ट्रांजिएंट जो इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा निम में प्रेशर रहेगा। लेकिन 4.5 के ऊपर निम तो हम लोग रखेंगे। तो ब्रॉडली ये जो गाइडेंस था उसके हिसाब से ही हमारा नंबर्स प्रोजेक्शंस है। 4.5 के ऊपर रहेंगे, लेकिन मैं अपने प्रश्न को दोहराऊंगा। आपने कहा आप अपना कासा फ्रेंचाइज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बट ओवरऑल पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्या सेविंग फंड्स में लोग पैसा कम रख रहे हैं? क्या ये प्रचलन है क्या अब? और जल्द से जल्द आई थिंक जो पैसा है वहाँ का
वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ मोबिलाइज हो रहा है, इक्विटी मार्केट की तरफ मोबिलाइज हो रहा है, ऐसा ट्रेंड पाया है क्या आपने? देखिए, हमारा बैंक का तो फ्रेंचाइज छोटा है अभी तो, बट बैंकिंग सिस्टम का ओवरऑल बात करें तो तीन चीज हो रहा है। एक है कि इंटरेस्ट रेट हाई है डिपॉजिट में, तो ऑटोमेटिकली जो लेजी मनी जो रहता है का समय वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये डिफरेंस डिफरेंस काफी है अभी। दूसरा है कि एफिशिएंसी, यूपीआई, सीएमएस, ऑल अदर टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी जो आया है, उसके लिए भी लोग इतना पैसा नहीं रखते, क्योंकि आप अपफ्रंट ट्रांजैक्शन कर सकता है। जो पहले ईएमआईज एंड ऑल दैट व्हिच यूज्ड टू बी देयर, उसके लिए जितना रखना पड़ता था अभी उतना नहीं रखना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा-सा सेविंग्स में और करंट अकाउंट में भी थोड़ा-सा एफिशिएंसी है, जो अच्छा न्यूज़ है फॉर द कंट्री एंड economy. But yes, it will put some pressure. And thirdly, आप जो बोल रहे हैं कि जो कैपिटल मार्केट्स के लिए जो है, उसके लिए डिपॉजिट और कासा में दोनों में ही थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि आपको पता है सीप और अदर जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा जा रहा है, लेकिन वो घूम के फिर के बैंक के पास ही थ्रू अदर स्ट्रक्चर आ जाता है, तो इट कैन impact the deposit growth or to some extent the CASA franchise growth, but eventually the funding structure comes back to the bank only. So from that perspective, there is no issue. But yes, CASA franchise permanently there will be 200-300 basis points का जो डैमेज हुआ है, और 400 basis point का जो डैमेज हुआ है अभी तक पूरा सिस्टम में, आधा तो एफिशिएंसी के रीजन ही हुआ है, और ये जो पैसा कैपिटल मार्केट में जा रहा है, और ये सस्टेनेबल रहेगा, ये जल्दी चेंज होने वाला नहीं है मेरे ख्याल से। पहले हम एक और बैंकर से बात कर रहे थे और उन्होंने एक सर्वे कराया, ये लार्जली एमएफआई लेंडिंग में है, और उन्होंने कहा कि एमएफआई के कुछ पॉकेट्स में स्ट्रेस है और कुछ एग्री लोन्स में भी स्ट्रेस देखने को मिला है। आपको कुछ ऐसा आभास हुआ है क्या ये एमएफआई, एमएसएमई या फिर एग्री लोन में किसी तरह का स्ट्रेस का संकेत आ सकता है Q1 में या Q2 में? एमएसएमई और एग्री में श्रद्धा उतना तो कुछ नहीं देखा, बट एमएफआई में ग्रोथ अच्छा हुआ है लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर में, तो उसके लिए शायद some policies changes also happened, like FOIR and some of the other processes were changing. So overall system में हो सकता है थोड़ा सा केयरफुल करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को तो बीसी के थ्रू करते हैं, हमारा एमएफआई बुक इतना बड़ा भी नहीं है, और हम लोग डायरेक्ट एमएफआई अभी तक नहीं किया। इसके लिए हम लोग वी आर वेरी केयरफुल इन आवर एमएफआई बिजनेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज एक बीसी के साथ उतना बिजनेस कर सकता है जो बोर्ड अप्रूव्ड है, तो हम लोग का ग्रोथ उतना नहीं है उस बिजनेस में। लेकिन ओवरऑल इकोसिस्टम में आई थिंक एमएफआई का ग्रोथ अच्छा हुआ है, बट थोड़ा बहुत पॉलिसी प्रोसेस लेके थोड़ा सा जो एफआईआर का जो पॉलिसी है उसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उसमें आ सकता है थोड़ा सा, जो मैं भी सुना हूँ मार्केट में। मिस्टर मोंडोर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर ये सारे डिटेल्स देने के लिए। सीएसबी बैंक आपकी स्क्रीन पर। इनफैक्ट आप देखिएगा इन छोटे टिकट साइज के बैंक्स में, मिड कैप बैंक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम है। कुछ देर पहले हम बंधन की बात कर रहे थे, सीएसबी आपने देख लिया आज करीब ½ % नीचे, लेकिन आरबीएल बैंक में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। इनफैक्ट गाबा जी, आरबीएल बैंक 271 पर ये 4.5% का इजाफा आज डे हाई पर अब है। आगे और बढ़त की गुंजाइश है या नहीं? लगता है, क्योंकि सेटअप के हिसाब से जगह अच्छी है बाउंस करने की। अगर बाउंस करना है तो ट्रेड करा है 270 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 267 का, सिर्फ ₹3 का। अपसाइड अगर मार्केट मिलता है तो 280 भी जा सकता है कल तक। तो यस, आरबीएल में एक चांस बनता है ऑन द राउंड साइड। बिल्कुल।